सॉरी गाइस, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सिंपल एक मैं आपको दिखा रहा था कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आता है इसका इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं एक दफा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपका यहाँ पर एक कंसोल लॉग आपके पास आ रहा है जो कि 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये इंडेक्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मुझे अगर यहाँ पे चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल इस अरे में से मुझे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसको उस रिकॉर्ड को गेट मैं कैसे करता हूँ। उस रिकॉर्ड को गेट करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उस रिकॉर्ड को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने पास ये अरे कॉल करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन करूंगा वो इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर नजर आ जाएगा कि उसकी प्राइस क्या है और उसका प्रोडक्ट नेम क्या है। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जब इसका 1 बाय 1 करके लूप इसका जब चलता है, जब ये 1 बाय 1 करके आपका हर रिकॉर्ड को ये रीड करता है फॉर के लूप के अंदर, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड मैंने निकाला है जिस रिकॉर्ड को ये रीड कर रहा है उसके रियल टाइम के ऊपर। ठीक है, वो रिकॉर्ड निकालने के बाद उस रिकॉर्ड की का मैंने प्राइस निकाला है। ठीक है, तो जैसे ही वो प्राइस मेरे पास निकलता है तो वो प्राइस मैं सेव कर रहा हूँ सम प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस के अंदर, मैं उस प्राइस को एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो टोटल प्राइस है वो आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है, टोटल प्राइस 585। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई प्राइस को अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो आपका टोटल प्राइस जो आपको नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है 689। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 120 50 प्लस 50 प्लस 124 प्लस 45 प्लस 300। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसकी 689। ठीक है, तो यही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर भी आ रही है 689, मतलब ये सही तरीके से यहाँ पर ये प्राइस का मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी जो भी आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं उन मल्टीपल रिकॉर्ड्स का आप यहाँ पर इस तरीके से आप उनका सम आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आई होप कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लें प्लीज। ये एडिशन वाला दोबारा से बता दें, अभी आप चले गए थे तो मैं भी बाहर हो गया था मीटिंग से। अच्छा ओके अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक अरे बनाया है। इस अरे के अंदर हमने यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर लगाई हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट के नाम के बाद आपके पास यहाँ पर आ रही है इसकी प्राइस। ठीक है, अच्छा, ये प्राइस के अंदर आपके पास मैंने हर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस यहाँ पर दी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्रोडक्ट है इसका प्राइस 120 है, ये प्रोडक्ट इसका प्राइस 50 है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके की इस तरह से हर प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर प्राइस दी है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप इसके सम को आप किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, मतलब आपको अगर इन सारे प्राइस को अगर आपको सम निकालना है आपका कि इसको ये सारे प्राइसेस को आप ऐड करके कितन क्या इसका टोटल बनेगा, तो वो करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपल सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने रख दी 0। ठीक है अच्छा, ये 0 इसकी मैंने वैल्यू रख दी। अच्छा, ये वैल्यू रखने के बाद मैंने यहाँ पर अपने पास जो मेरे पास अरे आ रहा है प्रोडक्ट्स के प्राइस का, इस अरे के ऊपर मैंने एक लूप चलाया फॉर का। ठीक है, लूप चलाने के बाद जैसे मैंने लूप चलाया तो यहाँ पर लूप के अंदर मेरे पास इसका इसका इंडेक्स अब यहाँ पर आपको नजर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, लूप चलाने के बाद ये लूप में क्या करता है कि आपका 1 बाय 1 करके आपके रिकॉर्ड को रीड करता है। तो जो भी ये रिकॉर्ड को रीड करता है मैं उसका क्या करता हूँ, प्राइस निकाल के इस वेरिएबल के अंदर मैं उस प्राइस को एडिशन करवा देता हूँ प्लस इज इक्वल टू की मदद से। ठीक है, तो जब इसका मैं यहाँ पर एडिशन करवाता हूँ तो एडिशन करने के बाद यहाँ पर जो भी मेरा सम का प्राइस आता है वो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, जिससे यहाँ पर आपको इसका जो सम है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? क्लियर है सर, क्लियर है।
ओके जी सर क्लियर है, ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब ठीक है। इसको आगे क्या कैसे फॉलो अप करना है? अच्छा, ये सम तो मैंने आपको इस वजह से निकालना बताया है कि आपको जो भी, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्डर का टोटल वगैरह अगर आप यूजर को डिस्प्ले करवाते हैं तो वो आप यहाँ पर आसानी से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह आप बना रहे हैं और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में से अगर आपको इसका सम निकालना है तो वो सम आपको निकालना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसका सम निकाल के आप यूजर को जैसे चेकआउट के पेज पे या फिर आप यूजर को जो है वो शॉपिंग कार्ट के पेज के ऊपर आप उस प्रोडक्ट उसकी सारी प्रोडक्ट्स आप उसको सम दिखा सकते हैं। ठीक है सर जी। अब सम जो करने का जो तरीका है वो क्या लूप है, या क्या हम लूप के बगैर भी सम कर सकते हैं? कुछ ऐसा मेथड के अगर हमारे पास 1000 प्रोडक्ट हैं तो हमने इसको सम करने तो 1000 तक की लूप लगेगी? मतलब वो लूप आपको चलाना पड़ेगा। इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको फ्रंट एंड के ऊपर आप इसका सम निकालें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि बैक एंड के अंदर आपको इसका सम निकाल के आपको भेज दिया जाता है, तो उससे भी आपको इसका सम जो है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सम निकालने के लिए हर प्रोडक्ट का प्राइस आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बगैर आप सम नहीं निकाल सकते। ठीक है सर जी, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा अब जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं पानी पी लूँ जरा। तो आप इस तरीके से आप इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा HTML की तरफ थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, HTML और CSS की तरफ। उसके अंदर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, वो मैं आपको बता के फिर उसके बाद मतलब वो एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो बता के फिर हम इस सेशन को हम एंड करेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी HTML के अंदर अच्छा, ये एक तो मुझे ये बताना है आपको कि CSS के अंदर आप वेरिएबल्स किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और एनिमेशन और वेरिएबल्स आप क्यों यूज करते हैं, कैसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये मुझे आपको एक बताना है CSS वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के अलावा मुझे आपको बताना है कि एनिमेशन आप किस तरीके से आप कर सकते हैं CSS के अंदर की फ्रेम्स के जरिए, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे आपको अभी बतानी है इसके अंदर। सम का मैंने आपको बता दिया है और अब मेरी ये दो चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं जो कि मुझे आपको अभी बतानी है, ठीक है। अच्छा, कोई भी आपको जैसे वेरिएबल्स आपको बनाने हैं तो वेरिएबल्स आप क्यों बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि आप वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल आप बनाते हैं कि आप अपने किसी भी कोड को आप रीयूज कर सकें, ठीक है। ये सिंपल आपके वेरिएबल की आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइसेस के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फाइल बना देता हूँ, इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट प्राइजेस डॉट CSS। अच्छा, ये एक फाइल मैंने बनाई यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइजेस डॉट CSS के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये फाइल बनाने के बाद इस फाइल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ। प्रोडक्ट प्राइजेस डॉट CSS, ठीक है। इस फाइल को मैंने इंपोर्ट करवा लिया और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इस क्लास का मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास नेम प्रोडक्ट प्राइस रैप, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास का मैंने यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट प्राइस रैप यहाँ पर डिफाइन किया। और ये करने के बाद मैं इसको एक छोटा सा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि ये चल भी रही है मेरी या नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है, मतलब ये CSS मेरी सही चल रही है, ठीक है। ये आपका बॉर्डर इसके ऊपर रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर आपके पास किसी आपका कोई ब्रांड का कलर है, ठीक है, जिसका आपके पास यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल। ये आपके पास आपका एक ब्रांड कलर है ऑरेंज के नाम से,
जो कि आप यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ऑरेंज का अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और इसका मैं कोई स्पेसिफिक कोड में यहाँ पर देख लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। ठीक है, ये कोड में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सिंपल सा मैंने एक बॉर्डर का कलर मैंने यहाँ पर लगाया। अब फॉर एग्जांपल आपको ये जो बॉर्डर का कलर है ये आपको मल्टीपल जगह पे आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल इसका जो कलर है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। इसके ऊपर मैं क्लास दे देता हूँ, टोटल प्राइस, ठीक है। और टोटल प्राइस के ऊपर भी मैं यहाँ पर ये कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल प्राइस का जो कलर है वो भी मेरे पास यहाँ पर आ गया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग पर भी ये कलर में अप्लाई कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ऐड किया, और इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ पैराग्राफ, या फिर इसके ऊपर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया डिस्क्रिप्शन, और इसके ऊपर मैंने पैराग्राफ लगाया। तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। आपको प्राइस नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको हेडिंग नजर आ रही है, और आपको ये डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर एक चीज नोट करें तो इसके अंदर ये जो कलर है, ये कलर मैंने यहाँ पर 3 जगह पे यहाँ पर मैंने यूज किया है। अच्छा, ये जो 3 जगह पे मैंने यहाँ पर कलर यूज किया है, फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ी वेबसाइट के ऊपर काम करें तो आप ये कलर 50 जगह पे भी यूज करेंगे आप इस कलर को, और भी काफी सारी जगहों पे आप इस कलर को आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको रीयूज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक आपके पास सिलेक्टर होता है जिसको आप यहाँ पर कहते हैं रूट, ठीक है। और ये करने के बाद आप लगाते हैं 2 डैश, और यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं अपना जो आपका जो वेरिएबल का नाम है वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर के वेरिएबल के नाम के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कलर डिफाइन करना है, ठीक है। जो मेरा प्राइमरी कलर है वो है मेरा ये, ठीक है। ये सिंपल मैंने एक प्राइमरी कलर का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, जिसके वो मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर एक कलर कोड। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर यूज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक होता है वेर के नाम से एक फंक्शन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ अपना प्राइमरी कलर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी आपके पास यहाँ पर जो कलर आ रहा है वो आपके पास सेम कलर आ रहा है, ठीक है। और यही सेम चीज, यही सेम आपका वेरिएबल ये मैं डिफाइन कर देता हूँ अपने पास यहाँ पर भी, ठीक है। तो अभी भी आपको यहाँ पर सेम कलर आपको नजर आ रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर डिफरेंस क्या है, अभी इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो आपका प्राइमरी कलर है, अगर मैं इस कलर की वैल्यू को यहाँ से चेंज करता हूँ तो आपके पास ये वैल्यूज आपकी तीनों जगह पे एक साथ आपकी वैल्यूज आपकी ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वेरिएबल्स का, जिसको आप जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आप इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास इस फीचर को आप यहाँ पर आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने चाहें आप यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। सेकेंडरी कलर का आप यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं बॉडी फॉन्ट साइज, ठीक है। तो इस तरीके के आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए। अच्छा, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है आप में से किसी को तो पूछ लें प्लीज। अच्छा सर, इसमें ये है कि जो हमने कलर का वेरिएबल एक स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर हमने इसको डायनामिक करना है, सपोज कि हम चलती वेबसाइट के अंदर अपनी मर्जी का कलर चूज करें, तो उसका क्या कैसे होगा, ये हम अच्छा, इससे अगर कर आप, सकते हैं? जी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा काम जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी करना पड़ेगा और थोड़ा काम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है कॉन्स के अंदर आपके पास है यहाँ पे एक डार्क मोड और लाइट मोड, ठीक है, डार्क मोड ट्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पर एक डार्क मोड और एक लाइट मोड, तो इसको इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो क्लास का नाम है वो क्लास का नाम आप यहाँ पर इसको उस क्लास के नाम को आप कंडीशनल आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ डार्क मोड, अगर डार्क मोड है तो जो मेरी क्लास का नाम है वो क्लास का नाम मेरा आ जाए डार्क, ठीक है, और अगर लाइट मोड है तो वो क्लास का नाम मेरा आ जाए लाइट, ठीक है। अगर डार्क मोड ट्रू है मेरे पास तो यहाँ पर क्लास का नाम मेरे पास डार्क आ जाएगा, अगर डार्क मोड मेरे पास लाइट है तो मेरे पास क्लास का नाम यहाँ पर मेरे पास लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के ऊपर और आपको यहाँ पर HTML के अंदर आपको एडिशनली आपको काम करना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो इसको ये डॉलर साइन और क्वेश्चन मार्क साइन ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, ये पहले मैंने आपको सेशंस के अंदर बताया था, अगर आपने वो मिस कर दिया तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा ये क्या करते हैं आप इसको यहाँ पर आप एक साइन लगाते हैं, ये साइन आपका है आपका होता है जो कि अभी मुझे इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आप यहाँ पर इस तरह का एक साइन लगाते हैं, ये साइन आपके पास होता है जो टैब के बिल्कुल ऊपर वाली जो आपके पास की होती है उसके अंदर आपके पास ये वाला साइन डिफाइंड होता है, ठीक है। ये जो आपको ये साइन नजर आ रहा है ये आपका कोड नहीं है, सिंगल कोड नहीं है, ठीक है, ये आपका साइन होता है जो कि आप टैब के बिल्कुल ऊपर वाली जो की आपकी होती है जिसके ऊपर आपका मद लगा हुआ होता है 1 के बराबर वाली, ठीक है। तो वो आपका ये साइन होता है जिसको आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो इसको ये अपोस्ट्रोफी तो नहीं है? सॉरी अपोस्ट्रोफी तो नहीं है साइन का नाम? नहीं है, एपोस्ट्रॉफी नहीं है ये, इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो। नाम इसका मुझे याद था बट आई जस्ट फॉरगॉट। ओके एनीवेज मैं इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एनीवेज अच्छा तो ये आप यहाँ पर साइन लगाते हैं और ये साइन लगाने के बाद आप इसके अंदर क्या करते हैं, आप इसके अंदर अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको डॉलर साइन और आपको कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना होता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अपने ये आपके पास फिर आप यहाँ पर अपनी ये कंडीशन आप यहाँ पर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये आपका डिफरेंस होता है। तो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा अपने पास जो आपका कोड है उसके अंदर आपको इस तरीके से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसको सही तरीके से लिखने का तरीका इसका यह है कि वो आप इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर लें और इसके अंदर आप जो है अपनी जावास्क्रिप्ट की कंडीशन आप यहाँ पर आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है ये क्लियर है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नो सर। ओके अच्छा और इसके अलावा आपको जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? वो सर ओके है सर। एक नया वो CSS का अपडेट भी तो आया, कंटेनर क्यूरीज, जो कंटेनर हाल ही में आया शायद। जी सर, नया अपडेट आया, उसमें वो न्यू प्रॉपर्टीज हैं कंटेनर की, वो आप देख लीजिएगा नेट से। अच्छा ओके मुझे मुझे आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा मैं उसको देख लेता हूँ उसको, ठीक है। ओके जी ये जो साइन मैं आपको बता रहा हूँ इस साइन को कहते हैं ग्रेव एसेंट, ठीक है, ग्रेव एसेंट, ठीक है। ये जो साइन मैंने आपको बताया इसको कहते हैं ग्रेव एसेंट। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रेव एसेंट तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा ग्रेव एसेंट, ठीक है। ये आपका साइन होता है और ये आपको मिलेगा ग्रेव एसेंट की इन कीबोर्ड। तो ये आपका साइन होता है सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने साइन को आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
ग्रे वेस्टर्न जिसको कहते हैं। ओके, एनीवेज, अच्छा अब मुझे आपको यहाँ पर बताना है थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में कि आप CSS के जरिए आप एनिमेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन के लिए अच्छा, एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एक डिव यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सी एक डिव मैं यहाँ पर बनाता हूँ जो कि जिसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल बॉक्स, ठीक है, या इसका नाम रख देता हूँ सर्कल, ठीक है। सिंपल सी मैंने एक डिव यहाँ पर बनाई है। इस डिफ के ऊपर मैं यहाँ पर सर्कल की क्लास डिफाइन करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ यहाँ पर विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, और इसके ऊपर मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर ठीक है। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक सर्कल में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है। अच्छा, इसका बॉर्डर भी मैं हटा देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए हमारी, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर बनाया है, और इस सर्कल के अंदर अगर मुझे कोई एनिमेशन अगर मुझे करनी है तो वो एनिमेशन में यहाँ पर किस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर बताया, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर बताया है जो भी मेरा प्राइमरी कलर है वो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका एक और कलर बना देता हूँ, वो हो सकता है इसका मेरा सेकेंडरी कलर, ठीक है। और सेकेंडरी कलर के अंदर मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई और कलर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे डिफाइन करना है ऑरेंज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सेकेंडरी कलर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सर्कल के ऊपर मुझे यहाँ पर एनिमेट करना है। अच्छा, एनिमेट मुझे अच्छा, जब आप यहाँ पर एनिमेट करते हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप एक अलग से आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को आप यहाँ पर नाम दे, इस फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल करते हैं की फ्रेम्स के साथ, ठीक है। और की फ्रेम्स के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप इस फंक्शन का आप यहाँ पर नाम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ बॉक्स एनिमेशन, ठीक है। और ये डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो आपने एनिमेशन बनाई है इस एनिमेशन के फंक्शन को आपको यूज करना पड़ता है, जो भी जिस बॉक्स के ऊपर भी आपको एनिमेशन करनी है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डैश नेम, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ये जो नाम आपने यहाँ पर रखा है बॉक्स एनिमेशन, ये आप यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। एनिमेशन नेम के अंदर हमने यहाँ पर बताया बॉक्स एनिमेशन। अच्छा, बॉक्स एनिमेशन के बाद यहाँ पर हमने इसको बताया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने इसको बताया फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर मैं इसका बता देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर मैं इसको बता देता हूँ येलो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका एक और बता देता हूँ टू, और टू के अंदर मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैं इसका बता देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। अच्छा, इस मीटिंग में दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वरना ये बीच में हमारी एंड हो जाएगी। इसी मीटिंग में दोबारा ज्वाइन कर लें, वरना वो आधी वीडियो इधर और आधी वीडियो उधर हमारी चले जाती है, ठीक है।